हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान और एक बार फिर से आपका स्वागत है चैप्टर द लास्ट लेसन के फोर्थ पार्ट में, यानी कि आखिरी पार्ट में। दोस्तों, इससे पहले ऑलरेडी 3 वीडियोस यानी 3 पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर जाकर देखिएगा, ताकि आप इस चैप्टर से अपने आप को कनेक्ट कर सकें। अब चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, आज के इस पार्ट को, और क्या कुछ इसके अंदर समझाया गया है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने एंडिंग की थी कि जो एम हेमल टीचर थे उन्होंने किसके बारे में बताया था, उन्होंने ग्रामर के बारे में अपनी क्लास के अंदर उन्होंने बच्चों को भी, गांव के लोगों को भी उन्होंने एड्रेस किया था। अब उसके बाद में क्या होता है अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, लाइन टू लाइन मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। अब जो फ्रांच है वो कह रहा है कि भी जब हमारा ग्रामर के बाद में वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमारी क्लास जो थी, हमारा जो चैप्टर था, पार्ट जो था, वो लेखन के संबंध में हमारा चैप्टर था, हमारा पार्ट था। ठीक है, अब लेखन की जो हमारी क्लास थी, दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस अल्सेस। अब वो कहते हैं, फ्रेंच जो है वो बताता है कि उस दिन जो है एम हेमल हमारे जो टीचर थे वो हमारे लिए नई कॉपीज़ लेकर आए थे, और उन कॉपीज़ के ऊपर लिखा हुआ था, गोल गोल हाथों से लिखा हुआ था, फ्रांस अल्सेस, यानी उन कॉपीज़ के ऊपर ये लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। और ऐसा लग रहा था कि वो जो छोटे छोटे जो झंडों की तरह, फ्लैग्स मतलब होता है झंडे, तो झंडों की तरह वो जो है क्लास में चारों तरफ वो लहरा रहे थे। इस तरह का सिनेरियो वहाँ पर नज़र आ रहा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, यानी वो जो कॉपीज़ जो थी जिन पे जो ऐसे ऐसे लग रही थी जैसे झंडे की तरह वो क्लास में चारों तरफ लहरा रही थी, और उन कॉपीज़ को कहाँ पर लटकाया गया था, हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, यानी हमारी डेस्क के ऊपर जो रोड थी, छड़ी थी, उस छड़ी में उनको छड़ी लगी हुई थी, उस छड़ी पर उनकी कॉपीज़ को हमने टांगा हुआ था। तो वो ऐसी लग रही थी जैसे झंडे जो है पूरी क्लास में इधर उधर लहरा रहे हो। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. और इस तरीके से सिनेरियो इस तरीके से था कि हर आदमी काम में व्यस्त था, और फिर भी वहाँ पर यानी सब लोग काम में व्यस्त होने के बावजूद भी एकदम बहुत शांति वहाँ पर छाई हुई थी। How quiet it was, यानी बहुत ही शांत वातावरण वहाँ का था। The only sound was the scratching of the pens over the paper. खास, और जो सिर्फ एक आवाज़ वहाँ पर आ रही थी, और वो आवाज़ थी स्क्रैचिंग की, यानी पेपर पर जब पेन से कोई चीज़ लिखी जाती है तो एक तरह से खरोंचने की आवाज़ आती है, तो वो आवाज़ आ रही थी। उसके अलावा वहाँ पर उस क्लास में कोई भी आवाज़ नहीं थी, और हर आदमी कोई ना कोई काम, हर स्टूडेंट कोई ना कोई काम कर रहा था, सभी बिजी थे। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार तो क्या हुआ, कुछ भंवरे जो बीटल्स होते हैं, जो एक इंसेक्ट होता है, वो जो है क्लास के अंदर आ गए, बट nobody paid any attention to them, लेकिन फिर भी किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। Not even the little ones, यहाँ तक कि छोटे बच्चों ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। Who walked right on tracing their fish hooks as if that was French too. और यानी वो छोटे बच्चे थे, उन्होंने भी उन भंवरों पर ध्यान नहीं दिया, और वो छोटे बच्चे क्या कर रहे थे, वो मछली पकड़ने के कांटे के चित्र को जो है अपनी कॉपीज़ के ऊपर ट्रेस कर रहे थे, बना रहे थे। और ऐसा लग रहा था जैसे मान लो मछली के कांटों का चित्र बनाना भी, उनको भी ट्रेस करना भी एक तरह से फ्रेंच भाषा सीखना था, ऐसा लग रहा था। On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? अब, और जो छत के ऊपर जो कबूतर वगैरह थे वो भी गुटुरगु की आवाज़ निकाल रहे थे, और मैंने खुद सोचा कि क्या अब ये जो कबूतर हैं, इन कबूतरों को भी जर्मन भाषा सिखाई जाएगी क्या, ये भी अपनी आवाज़, अपनी जो गुटुरगु की जो आवाज़ है, इसे आप जर्मन में बोलेंगे। तो ऐसा मैंने खुद अपने आप से सोचा, क्योंकि फ्रांस तो वहाँ पर क्या कर दिया, बैंड कर दिया था, अब वहाँ पर जर्मन भाषा सिखाई जानी थी। तो ऐसा जो फ्रांस जो है उसके मन में ये ख्याल आया कि क्या अब इन जानवरों को, इन कबूतरों, इन पक्षियों को भी अब जो है जर्मन भाषा सिखाई जाएगी, ऐसा ख्याल उसके मन में आता है। अब आगे क्या होता है देखते हैं। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix. Just a minute, देख लेते हैं पूरा। बाद में क्या हुआ, Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. यानी जब मैंने ऊपर देखा, यानी जब मैं लिखते लिखते जब मैंने ऊपर अपनी अपनी जो गर्दन ऊपर की ओर मैंने देखा, आई सो एम हेमल जो थे वो अपनी चेयर के ऊपर एकदम बिना हिले डुले एकदम स्थिर अवस्था में बैठे हुए थे, और टकटकी लगाकर देख रहे थे। कभी वो एक चीज़ को देखते, कभी वो दूसरी चीज़ को देखते। ऐसा लग रहा था एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। ऐसा लग रहा था कि उस स्कूल के कमरे में जो भी चीज़ पड़ी हुई है, उन सभी चीज़ों को वो अपने दिमाग में एक तरह से फिक्स करना चाहते थे। बहुत ही टकटकी लगाकर, बहुत ही गौर से वो उन चीज़ों को देख रहे थे।
फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। ये कल्पना भी हम कर सकते हैं कि एक इंसान जो 40 साल से एक जगह पढ़ा है, जिसने 40 साल एक जगह पढ़ाया हो, एक जगह जो रहा हो, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम जस्ट लाइक दैट। और जो उसका गार्डन था, जस्ट खिड़की के बाहर उसका गार्डन था और गार्डन के सामने जस्ट उसकी क्लास थी, और इन 40 साल से वो वहाँ रहा था। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ। बस जो डेस्क थी, हमारी जो बेंचेस थी, वही काफ़ी टाइम यूज़ करने के कारण वो क्या हो गई थी, अब चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टोलर। और जो अखरोट के पेड़ थे जो बाग में लगे हुए थे, गार्डन में लगे हुए थे, वो अब बड़े हो गए थे। एंड द हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन्ड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। और जो बेल थी, हॉप वाइन की जो बेल थी, लता थी, जो वो एक तरह की ये लता है, बेल है। तो ये होप वाइन जो थी वो भी जिसको उन्होंने यानी एम हेमल ने खुद लगाया था, खुद प्लांट किया था, वो भी अब क्या है, छत पर से खिड़की के ऊपर लिपटी हुई थी। ठीक है, खिड़की के ऊपर लिपटी हुई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, sorry, how it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day। अब मतलब ये जो है वो क्लास में बैठे हुए थे और टकटकी लगा के वो सभी चीज़ें देख रहे थे, है ना। इस चीज़ के इस सिनेरियो को यहाँ पर बयान किया गया, और कितना मतलब ये हृदय विदारक जो थी ये बातें थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव, यानी इन सभी चीज़ों को छोड़ना, इन सभी चीज़ों को छोड़ना एक तरह से बहुत ही दिल को तोड़ देने वाली बात थी। पुअर मैन, बेचारे, टू हियर ही सिस्टर, और वो सुन रहे थे, यानी उनकी जो सिस्टर थी ऊपर जो अपने कमरे में वो चहलकदमी कर रही थी, इधर उधर घूम रही थी, तो उसकी आवाज़ें उन्हें साफ साफ सुनाई दे रही थी। और जो उनकी सिस्टर थी वो क्या कर रही थी, वो अपना सामान पैक कर रही थी, पैकिंग देयर ट्रंक्स, यानी अपना सामान पैक कर रही थी। क्यों कर रही थी, क्योंकि फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उन्हें इस देश को छोड़ना था, यानी अपना लास्ट दिन था। एम हेमल जो है काफ़ी उदास थे और हर चीज़ को वो टकटकी लगा कर देख रहे थे और फील कर रहे थे एक तरह से, और अपनी बहन को जो ऊपर पैकिंग कर रही थी उसकी भी आवाज़ वो सुन रहे थे, क्योंकि वो नेक्स्ट दिन जो है अगले दिन इस देश को छोड़कर जाना था। तो इस तरीके से इस सिनेरियो को यहाँ पर बयान किया गया है। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी फास्ट। लेकिन फिर भी वो क्लास के अंदर, यानी जो हर चैप्टर, जो हर टॉपिक उन्होंने पढ़ाया था या पढ़ा रहे थे, जो लेसन पढ़ा रहे थे, हर चीज़ को लास्ट तक सुनने का उनमें साहस था, अभी भी साहस बाकी था। आफ्टर द राइटिंग, अब राइटिंग के बाद में, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमारा हिस्ट्री का लेसन था। एंड देन द बेबी चैंटेड देयर बा बेबी बू बो down there at the back of the room. Old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands spelled the letters with them. अब बाद में क्या हुआ, जब हमारा हिस्ट्री का लेसन हुआ तो जो छोटे बच्चे थे वो उच्चारण कर रहे थे, बा बे बी ऐसे करके वो उच्चारण कर रहे थे। और बैक में, कमरे के पीछे जो ओल्ड हाउजर जो था, कमरे में जो क्लास के अंदर लास्ट में बैठा हुआ था ओल्ड हाउजर, वो क्या कर रहा था, उसने अपना चश्मा पहना और वो भी अपनी जो एक प्राइमर जो प्रथम पुस्तिका थी उसे उसने पकड़ा अपने दोनों हाथों से, एंड स्पेल द लेटर विद देम, और जो उन बच्चों के साथ जो वो अक्षर बोल रहे थे उनके साथ वो भी बोलने लगा। यू कुड सी दैट, आप देख सकते हो, टू वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल wanted to laugh and cry, and how well I remember it, that last lesson। अब यानी वहाँ पर, यानी जो ओल्ड हाउजर थे, जो अपनी किताब हाथ में लिए हुए थे, चश्मा उन्होंने पहना हुआ था और बच्चों के साथ वो भी उच्चारण कर रहे थे, तो एक तरह से उनकी आवाज़ जो थी भावुकता से भरी हुई थी और वो रो रहे थे, भावनाओं से भरी हुई थे, एकदम भावुक हो गए थे वो और रो रहे थे। और उनका रोना इतना मजाकिया लग रहा था, उनको सुनना इतना मजाकिया लग रहा था जिस तरीके से वो उच्चारण कर रहे थे। तो हम जो जितने भी बच्चे थे, हमें हंसी भी आ रही थी और हमें रोना भी आ रहा था। तो इस तरीके से वो बताते हैं उस दिन के सिनेरियो को, इन्होंने, जो मिस्टर फ्रांच है, जो स्टूडेंट है, उसने उस दिन के सिनेरियो को बयान किया, यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो वो कहता है कि एक तरह बहुत अच्छी तरीके से हर बात उस दिन की मुझे अच्छी तरीके से याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और तभी क्या होता है, अचानक चर्च की घड़ी 12, यानी चर्च की घड़ी में 12 बज जाते हैं। देन द एंजेलस, अब एंजेलस का मतलब होता है चर्च में जो दोपहर के वक्त बजाई जाने वाली घंटी होती थी उसे एंजेलस कहा जाता था, ठीक है। तो देन द एंजेलस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, और उसी वक्त जैसे 12 बजे घड़ी जो है, चर्च की घड़ी बजती, चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं, तभी जो है एंजेलस जो एक घंटी होती है, चर्च में दोपहर के वक्त बजाई जाने वाली घंटी होती है, वो बज उठती है। और उसी समय जो पर्शियन सैनिक जो होते हैं वो अपनी ड्रिल से वापस लौटते हैं, तो ट्रम्पट होता है कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे हिंदी में तुरही बोलते हैं, तो वो बजाते हुए वापस लौट रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, और ये सभी आवाज़ें हमारी खिड़की के नीचे सुनाई दे रही थी। एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, और मेरे जो टीचर थे एम हेमल, वो खड़े हुए काफ़ी उदास थे, काफ़ी उदास थे, और मैंने कभी भी उन्हें इतना उदास नहीं देखा था, यानी इतना उदास मैंने कभी उन्हें नहीं देखा था। फ्रांच ये बात बता रहा है। आगे क्या होता देखते हैं।
माई फ्रेंड सेड ही, अब वो कहते हैं, यानी कौन कहते हैं, यानी मिस एम हेमल वो कहते हैं, माई फ्रेंड सेड ही, उन्होंने कहा, बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन जैसे ही कहते ही वो बोलते बोलते वो अचानक ऐसा लगा उनका गला जो है अवरुद्ध हो गया, यानी उन बोलते बोलते वो अटक गए, चॉक्ड यानी एक तरह से गला उनका जो है अवरुद्ध हो गया, एक तरह से रुकावट आ गई, ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे ना बोल सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक ए पीस ऑफ chalk and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, विवा वीवे ला फ्रांस। अब बाद में फिर उन्होंने, यानी वो बोलते बोलते अचानक रुक गए, गला उनका भर आया, चॉक्ड हो गया, यानी अवरुद्ध हो गया, वो आगे नहीं बोल सके, लेकिन उन्होंने बाद में क्या किया, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ उन्होंने अपना मुंह जो है ब्लैक बोर्ड की तरफ किया और एक चौक का टुकड़ा उन्होंने उठाया और पूरी हिम्मत के साथ उन्होंने उस पर लिख सकते थे जितना बड़ा सेंटेंस, वो उन्होंने उस ब्लैक बोर्ड पे लिखा। और क्या लिखा था उन्होंने इस ब्लैक बोर्ड पर, वीवे ला फ्रांस। अब इसका मतलब होता है, एक फ्रेंच में लिखा गया सेंटेंस है और इसका मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद। ठीक है, अब आगे क्या होता है देख लेते हैं। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और बाद में वो ये लिखते ही, ये सेंटेंस लिखते लिखते वो रुक गए और अपना जो सर था उन्होंने दीवार से सटा दिया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना एक शब्द के, ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, उन्होंने अपने हाथ से हमारी तरफ इशारा किया और कहा, स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो, यानी स्कूल की छुट्टी हो गई है, आप जा सकते हैं। यानी इतनी भी हिम्मत उन्हें बोलने की नहीं थी, एक तरह से उन्होंने इशारा किया और इस इशारे का मतलब यही था कि स्कूल की अब छुट्टी हो गई है, आप जा सकते हैं। तो ये चैप्टर था, और इस चैप्टर के बारे में अगर हम ओवरऑल इसकी जो है ओवरव्यू की बात करूँ तो मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि ये चैप्टर जो है फ्रांस और पर्शिया का जो युद्ध हुआ था मोटे मोटे तौर पर, तो उसमें जो फ्रांस की हार हुई थी, वो फ्रांस के हार होने के बाद में फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट थे, अल्सास और लॉरेन, उन दोनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहाँ पर जो पर्शिया की जो गवर्नमेंट थी, आप ये कह सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि अल्सास और लॉरेन में जर्मन भाषा कंपलसरी कर दी और फ्रांस भाषा पर बैन कर दिया। ठीक है, अब वहाँ पर जर्मन भाषा, यानी ये फ्रांस की हार के कारण वहाँ के एजुकेशन सिस्टम पर ये प्रभाव पड़ा। और इस बात से जो वहाँ के टीचर थे जिनका नाम एम हेमल था, वो काफ़ी आहत थे, काफ़ी दुखी थे, इसलिए वो फ्रांस छोड़कर जाने से पहले अपना लास्ट लेसन, यानी अंतिम बार वो अपने स्टूडेंट्स से, गांव के लोगों से मुखातिब होना चाहते थे, उन्हें अपनी बात बताना चाहते थे, उनके सामने अपना दर्द बयान करना चाहते थे, इसलिए इस चैप्टर का नाम लास्ट लेसन रखा गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 12th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself, keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.